हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। जी हाँ, हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरुआत की है और जो विषय हमने चुना है वो है भूगोल। तो भूगोल के देखिए 2 चैप्टर हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं और उम्मीद है अगर आपने वो अच्छे से वीडियो देख लिए हैं, अगर पढ़ लिए हैं आप, तो इसका मतलब आप उन चीजों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसके अंदर हम भूगोल विषय का कक्षा 6 की जो भूगोल है उसका जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका की नाम क्या है, पृथ्वी की गतियां, यानी कि मोमेंट या फिर मोशन ऑफ द अर्थ। यानी कि देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो कितने प्रकार से गतियां करती है। अब देखिए अगर गतियों की बात करें, यानी कि किसी एक वस्तु का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना या एक स्थान पर ही खड़े खड़े अपनी जो शेप है या आकृति है उसको घुमा लेना या चेंज कर लेना, कहीं पे जैसे पहले इस दिशा में थी तो दूसरी दिशा में कर लेना, तो ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं, इन्हीं को ही हम गति कहते हैं, मोमेंट या फिर मोशन इनको बोलते हैं। तो देखिए अगर पृथ्वी की गतियों के बारे में हम बात करें तो पृथ्वी की जो गतियां हैं उनको हम जैसे कई प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी की जो पहली गति होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, खगोलीय गति। खगोलीय गति क्या होती है, देखिए जब हमने पढ़ा था सौर मंडल में पृथ्वी जो पहला चैप्टर था तो उसके अनुसार देखिए जितने भी ग्रह हमारे सौर मंडल के अंदर मौजूद है वो सब क्या करते हैं, एक तो देखिए अपने अपने अक्ष पर वो क्या करते हैं, घूमते हैं, इस प्रकार से घूमते हैं। कोई ग्रह तो देखिए क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। अगर बात करें जैसे कि वीनस वगैरह हो गए तो ये तो क्या करते हैं, वीनस है जैसे कि वो क्लॉकवाइज घूमता है। और बाकी के ग्रह की अगर बात करें तो वो देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, घूमते हैं अपने अक्ष पर। तो इस प्रकार से ये जो गति होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है घूर्णन। घूर्णन यानी कि रोटेशन। तो ये गति का क्या नाम हो गया, रोटेशन, जो कि किससे संबंधित है, खगोलीय गति यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल जो मूवमेंट है उसके अंदर का पार्ट है क्या, ये घूर्णन। उसके बाद देखिए जितने भी ग्रह हैं वो सब क्या करते हैं, मान लीजिए ये सन है, ये कोई ग्रह है हमारा ग्रह जैसे कि अर्थ, तो ये क्या करता है, इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो दूसरी गति कौन सी हो गई यहां पर, ये हो गई परिक्रमा। परिक्रमा यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। तो ये रिवॉल्यूशन हो गया और ये है रोटेशन। तो ये क्या हो गई, खगोलीय गति हो गई। इसके अलावा भी देखिए जो अर्थ है हमारी, जो पृथ्वी है वो जियोलॉजिकल मूवमेंट भी करती है। जियोलॉजिकल मूवमेंट यानी कि जो हमारी अर्थ है वो देखिए कई प्रकार की लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो जब हमारी पृथ्वी कोई गति करती है जैसे कि रोटेशन या फिर रिवॉल्यूशन करती है, तो जो वो प्लेट हैं पृथ्वी के अंदर जिनसे कि हमारी पृथ्वी बनी हुई है, जैसे कि देखिए कोर होता है, क्रस्ट है, मेंटल है, ये सब क्या है, हमारी पृथ्वी के पार्ट हैं। तो ये सब भी क्या करते हैं, पृथ्वी के साथ साथ गति करते हैं। क्योंकि देखिए इनका जो तापमान है, ये लेयर मैंने आपको बताई है, तो इनका जो तापमान है या जो संरचना है वो अलग अलग होती है। तो इससे क्या होता है कि जो गति है पृथ्वी के अंदर की जो गति है इन लेयर्स की वो भी अलग अलग होती है। तो उसकी जो वो गतियां हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल मूवमेंट, यानी भूगर्भिक गतियां। भूगर्भिक गति हो गई। उसके अलावा देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो एक अन्य प्रकार की भी गति करती है जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, जियोग्राफिकल मूवमेंट, यानी कि भौगोलिक गतियां। तो इसके अंतर्गत देखिए जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स का आपने नाम सुना होगा कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो क्या है, उसको प्लेटों के अंदर विभाजित किया गया है। तो ये जो प्लेट होती है पृथ्वी के अंदर ये क्या करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके अंदर क्या होता है कि भाई 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो इससे क्या होता है, किसी नई संरचना का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था 2 प्लेटों के टकराने से। तो ये भी क्या है, ये भी पृथ्वी की गतियों के अंदर ही शामिल है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो किससे संबंधित है, एस्ट्रोनॉमिकल जो मूवमेंट है यानी कि जो खगोलीय गति है इससे संबंधित है। इसके अंदर हम केवल क्या पढ़ने वाले हैं,
पृथ्वी की जो खगोलीय गति है, पृथ्वी क्या एक ग्रह है, तो ग्रह की जो गति है खगोलीय गति बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या हो गया, एक तो घूर्णन है और दूसरा क्या है, परिक्रमा। तो इन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या करेंगे, अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पृथ्वी की गतियां। तो यहां पर देखिए, गतियां मैंने आपको दो बताई। यहां पर एक गति तो कौन सी थी, एक गति को हमने क्या नाम दिया है, घूर्णन है, और दूसरी गति की बात करें तो वो कौन सी थी, वो था परिक्रमण। दोनों आप समझ चुके हैं, इसके बारे में हम पहले भी हमारे टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं, सौर मंडल में पृथ्वी उसके अंदर भी। तो यहां पर देखिए जो घूर्णन है, घूर्णन क्या होता है कि कोई भी ग्रह है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारी पृथ्वी है वो भी क्या है, एक ग्रह है। तो ग्रह है तो ये क्या करती है, देखिए अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है हमारी वो इस प्रकार से क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूमती है, इस अक्ष पर वो मूवमेंट करती है, इस प्रकार से घूमती है। तो इसी गति को क्या बोलते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। अब देखिए पृथ्वी जब इस प्रकार से घूमती है तो इस चीज का जो परिणाम है, इस चीज का जो परिणाम है कि भाई इस प्रकार से घूमने पर क्या होता है, तो इससे क्या होता है, देखिए दिन और रात बनते हैं। दिन और रात का कारण क्या है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात का यहां पर निर्माण होता है। तो देखिए पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, अगर समय की बात करें कि अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो वो लगता है देखिए 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, अपना एक घूर्णन पूरा कर देती है। तो ये हो गया इसके बारे में, घूर्णन के बारे में। तो देखिए घूर्णन से, अगर घूर्णन को हम तुलना करें सूर्य के सापेक्ष, तो इसका देखिए क्या मतलब निकलता है यहां पर। तो देखिए जिस प्रकार से मान लीजिए ये है क्या, हमारा सन यानी कि सूर्य, और यहां पर है हमारी पृथ्वी, यहां पर हमारी पृथ्वी है। तो देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर क्या है, बिल्कुल सीधी नहीं है, वो कुछ झुकी हुई है। तो कितनी झुकी हुई है ये मैं आपको पहले भी अपने जो पहले के जो हमारे टॉपिक थे उसके अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए ये क्या है, एक काल्पनिक अक्ष हम मानते हैं कि अगर इस प्रकार से पृथ्वी का जो अक्ष होता तो इसका मतलब क्या होता कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरह से सीधी है एकदम। लेकिन पृथ्वी इस प्रकार से ना होकर क्या है कि देखिए जो इसका कक्षीय तल है, देखिए सूर्य के चारों तरफ इस प्रकार से पृथ्वी परिक्रमा करती है ना, तो जिस कक्ष के अंदर वो परिक्रमा करती है यानी कि जो बीच का एकदम भाग है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ही क्या कहा जाता है, कक्षीय तल। तो अपने कक्षीय तल से जो हमारी पृथ्वी है वो कितना झुकी हुई है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक्सेस है, तो इसकी बात करें तो ये इतना झुका हुआ है। अगर आपसे पूछे कोई कि ये जो मार्कर है ये इससे कोण की अपेक्षा कितना झुका हुआ है यहां पर, तो ये कितना झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, ये झुकी हुई है, ये जो कोण बनेगा 23.5 डिग्री जो है वो पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। तो ये एक अलग चीज है, इतना तो झुकी हुई है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारी पृथ्वी का जो अक्ष है, ये अब क्या हो गया, अक्ष है, जो हमारी पृथ्वी का अक्ष है वो अपने कक्षीय तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो यानी कि ये वाला कोण पूछ रहा है अक्ष का और ये कक्षीय तल का, तो ये यहां पर कितना बन रहा है, देखिए 66.5 डिग्री का ये कोण बन रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि 90 डिग्री। तो यहां पर कक्षीय तल से अक्ष का कोण कितना है, 66.5 डिग्री। उसके अलावा अगर पृथ्वी के बारे में बात करें कि भाई अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है।
तो ये हो गया पृथ्वी का जो झुकाव है उसके बारे में। तो देखिए हम यहां पर क्या बात कर रहे थे, हम यहां पर देख रहे थे हमारी पृथ्वी को सूर्य के सापेक्ष में। तो देखिए ये हो गया सूर्य, ये सूर्य है, तो यहां पर मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, 23.5 डिग्री यहां पर झुकी हुई है। ये पृथ्वी का अक्ष है और कितनी झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री, या फिर इसको देखिए 23.5 भी लिख सकते हैं, इतना ये क्या है, झुकी हुई है। तो देखिए ये पृथ्वी झुक गई। उसके बाद कल हमने पढ़ा था कि बीचों बीच से जो वर्त होता है जिसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या फिर विषुवत वर्त या फिर भूमध्य रेखा, भूमध्य वर्त। भूमध्य रेखा क्या करती है, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों के अंदर बांट देती है। और भूमध्य रेखा कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है, भूमि को 2 बराबर भागों में यहां पर बांट देता है। तो देखिए यहां पर क्या चीज है, ये जो अक्ष है यहां पर ये क्या चीज है, कल मैंने आपको बताया था, ये है उत्तरी ध्रुव, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। तो ये क्या है, नॉर्थ पोल, और नीचे क्या हो गया, ये क्या है, ये है हमारा साउथ पोल। तो यहां पर इस चित्र में आप देखिए कि जो सूर्य की रोशनी है, जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या करता है, देखिए सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है, यहां पर सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से यहां पर आ रहा है। तो सूर्य का प्रकाश जब यहां पर आएगा तो देखिए जो पूरा आधा वर्त है, तो आधे वर्त के अंदर यहां पर क्या दिखाई देगा हमें, यहां पर तो क्या होगी, रोशनी होगी, लाइट होगी। उसके अलावा अगर बात करें आधे इस भाग की तो क्या होगा, यहां पर अंधेरा होगा। यानी कि देखिए जो हमारी पृथ्वी है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों के अंदर विभाजित कर देता है, जिसके अंदर की देखिए एक भाग तो क्या है, रोशनी रहेगी, दूसरे में क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो यहां पर देखिए हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इस क्षेत्र में क्या है, रोशनी है और यहां पर अंधेरा है। तो ये देखिए जो यहां पर सीमा रेखा है प्रकाश की, जो कि 2 भागों के अंदर विभाजित कर रही है, तो ये क्या है, पूरी पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार से गोलाकार आकृति में रहेगा, यानी कि एक पूरा वर्त बनाएगा प्रकाश। तो ये जो वर्त यहां पर बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परदीप्ति व्रत, परदीप्ति व्रत बोलते हैं इसको, या फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी इसको कहा जाता है। ये आप समझ गए हैं। जैसे कि देखिए आप क्या करें, एक बॉल लो छोटी सी और अंधेरे कमरे में खड़े होकर जैसे कि सामने क्या रखो, एक टॉर्च लो। तो टॉर्च से क्या करो, इसके ऊपर जब हम यहां पर रोशनी डालेंगे तो देखिए रोशनी इस प्रकार से जाएगी टॉर्च की, तो अंधेरे कमरे में क्या होगा कि जो बॉल का जो पिछला हिस्सा है वो हमको नहीं दिखाई देगा, वो अंधेरे में रहेगा, और जो आगे का हिस्सा है वो क्या है, प्रकाश में दिखाई देगा। तो यही चीज क्या है, ये जो गोल सर्कल है जो कि पूरे इस गोल गेंद को डिवाइड कर रहा है कि भाई आधा हिस्सा प्रकाशित और आधा अंधेरे में, इसी को क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर प्रदीप्ति वर्त इसी चीज को कहा जाता है। तो ये चीज आप समझ गए। और देखिए जो प्रदीप्ति वर्त है वो बिल्कुल सीधा बनेगा, जबकि ये जो अक्ष है, जो हमने एक अक्ष माना हुआ है, इससे क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा है, जबकि पृथ्वी क्या है, वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो ये चीज अब आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखते हैं इसी डायग्राम को हम दोबारा से देखेंगे सूर्य के सापेक्ष में कि भाई इससे क्या होता है, ये जो घूर्णन गति है इसकी वजह से देखिए पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो घूर्णन है, अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी को घूर्णन करने में कितना समय लगता है, 1 दिन का समय लगता है। एक दिन का 1 डे यहां पर समय लगता है, या फिर कह सकते हैं कि 24 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में। यानी कि एक पूरा घूर्णन करने में कितना समय लगा,
24 घंटे का समय लगता है, एक दिन का समय लगता है। इसीलिए जो घूर्णन है इसको क्या कहा जाता है, इसको दैनिक गति कहा जाता है, यानी कि रोज होने वाली गति कहा जाता है। और इससे क्या होता है, दिन और रात का निर्माण होता है यहां पर। तो देखते हैं कि किस प्रकार से, देखिए, दिन और जो रात है वो किस प्रकार से बनते हैं इसकी वजह से। तो देखिए, मान लीजिए ये है सूर्य, यहां पर क्या है हमारा सूर्य। उसके बाद देखिए, सपोज कीजिए यहां पर हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है जो कि क्या है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर, कक्षीय तल पर या अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर देखिए ये जो लाइन है ये क्या हो गई, ये है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। तो यहां पर देखिए जो सूर्य की रोशनी है वो अब देखिए कहां पर आ रही है, सूर्य की रोशनी इस प्रकार से, देखिए मैंने अभी बताया कि प्रदीप्ति वर्त बनेगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा, यानी कि जो ये आधा हिस्सा है यहां पर प्रकाश रहेगा और आधे पर अंधेरा रहेगा। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करने की कोशिश करें कि देखिए जो साउथ पोल है, जो हमारा साउथ पोल है यहां पर, तो यहां क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरी तरह से पहुंच रहा है। लेकिन जो ये नॉर्थ पोल है, जो ये नॉर्थ पोल है, क्या यहां पर लाइट पहुंच रही है, यहां पर लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि जो नॉर्थ पोल है यहां पर अभी अंधेरा है और उसकी अपेक्षा यहां पर देखेंगे तो जो साउथ पोल है यहां पर क्या है, इस समय रोशनी है। उसके अलावा देखिए जो सूर्य का प्रकाश यहां तक प्रकाशित कर रहा है, सूर्य की जो लाइट है यहां तक पहुंच रही है ना, अगर इसको देखिए, इसका मतलब अगर इस लाइन को हम विषुवत वर्त से सीधा खींच दें, समानांतर एक वर्त बना दें, तो ये अब जो लाइन बनी है ये कौन सी लाइन बनी है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कि क्या कहा था, आर्कटिक वर्त। कल पढ़ा था हमने इसके बारे में, आर्कटिक वर्त का ये निर्माण करता है, ठीक है। जो सूर्य का जो प्रकाश यहां तक जो अंतिम तक पहुंचता है, जिसके बाद की अंधेरा प्रारंभ हो जाता है, तो वो कौन सा हुआ, आर्कटिक वर्त बना इस प्रकार से, देखिए। और यहां पर देखिए जो ये अंतिम हिस्सा जो कि प्रकाश प्राप्त कर रहा है यहां पर, ये वाला, तो ये देखिए ये कौन सा होगा, अगर इसको हम सीधा इस प्रकार से खींचेंगे विषुवत रेखा के समानांतर, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बन गया 66.5 डिग्री साउथ या फिर दक्षिणी, जिसको कि क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वर्त। ये क्या बन गया, अंटार्कटिक व्रत का इसने निर्माण कर दिया। तो ये अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाई ये कल जो हमने पढ़ा था कि 66.5 डिग्री वगैरह ये किस प्रकार से लाइन खींची गई है और इनका क्या महत्व है। यानी कि इसके बाद में देखिए प्रकाश वहां पर नहीं जा रहा है और इसके बाद में भी क्या हो रहा है कि प्रकाश आगे तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक तो ये चीज हो गई। उसके अलावा देखिए यहां पर कि ये जो हो गई हमारी 0 डिग्री, जिसको कि क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से देखिए यहां पर इस प्रकार से ये मान लीजिए अन्य क्या बने हुए हैं, अक्षांश बने हुए हैं भूमध्य रेखा से। तो यहां पर आप देखिए कि जब हम भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आएंगे, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आएंगे, मान लीजिए ये जैसे क्या थी हमारी भूमध्य रेखा, तो देखिए यहां पर भूमध्य रेखा क्या करती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इन दो भागों में पृथ्वी को विभाजित कर दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पर आप देखिए जो ज्यादा हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध वो क्या है, इस समय सूर्य के सामने है। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर 0 डिग्री ये जो विषुवत रेखा है, अगर यहां से हम नीचे की तरफ आते हैं दक्षिण की तरफ, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए जो दिन है हमारा उसकी लंबाई यहां पर बढ़ती चली जा रही है। यानी कि यहां पर दिन नॉर्मल, यहां पर जो विषुवत रेखा है यहां पर क्या होता है,
कि दिन और जो रात है वो बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं, विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। लेकिन जब विषुवत रेखा से हम नीचे की तरफ आएंगे, अभी देखिए यहां पर दिन की जो लंबाई है वो क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और जो रात की लंबाई है वो छोटी होती रहेगी। इसी प्रकार यहां से देखिए जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो सूर्य की रोशनी कम प्राप्त करेगा। इसका मतलब क्या है कि दिन की जो लंबाई है वो घटती चली जाएगी, और यहां पर आएंगे तो यानी कि रातें लंबी होगी और जो दिन है हमारा वो छोटा होगा। इसी प्रकार यहां पर देखिए कि जो ये साउथ पोल है जो कि इस समय पूरी तरह से क्या है, सूर्य के प्रकाश क्षेत्र के अंदर है। यहां तक क्या है, सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। उसके बाद देखिए अगर पृथ्वी यहां पर घूमती रहेगी, मैं बता रहा हूं कि अपने अक्ष पर क्या करती रहती है, इस प्रकार से घूमती रहती है। तो पृथ्वी अगर घूमती रहेगी तो जो अक्ष है वो इसी दिशा में रहेगा। और उसके अलावा देखिए जो ये साउथ पोल है ये भी क्या है, निरंतर सूर्य के सामने बना रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए यहां पर हमेशा क्या रहेगी, लाइट रहेगी, यहां पर रोशनी रहेगी, हमेशा क्या रहेगा, दिन रहेगा। और कब तक दिन रहेगा, जब तक कि पृथ्वी परिक्रमा करती हुई सूर्य के इस तरफ ना आ जाए। इस तरफ आने के बाद क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल है हमारा, अगर इसी डायग्राम को सेम यहां बनाएंगे तो क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल है वो यहां पर सूर्य के सामने हो जाएगा, और जो साउथ पोल है वो सूर्य की रोशनी को प्राप्त नहीं करेगा। तो इसी वजह से देखिए जो साउथ पोल है यहां पर वो कितने महीने तक, 6 महीने तक यहां पर क्या होगी, रोशनी होगी या फिर दिन रहेगा 6 महीने का। तो ये कारण था यहां पर 6 महीने का दिन होने का। तो देखिए पृथ्वी अब यहां पर है, तो मान लीजिए इस प्रकार से वो क्या करती है, पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो मान लीजिए अभी यहां पर है, तो ये चीज तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना वक्त लेती है, 1 साल का। तो देखिए पृथ्वी को वापस घूमकर यहीं आने में कितना टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा। अगर बात करें कि इस हिस्से में ये जो हमारी पृथ्वी है ये कब तक आ जाएगी, तो यहां पर देखिए 6 महीने ही तो लगेंगे। तो ये देखिए हम 6 महीने बाद का यहां पर डायग्राम बना रहे हैं। तो ये सेम हमारी वही पृथ्वी हो गई, ये क्या हो गया, पृथ्वी का अक्ष हो गया। अब यहां पर देखिए जो ये साउथ पोल था, जो ये साउथ पोल है, अब ये क्या सूर्य की रोशनी को प्राप्त कर रहा है, ये सूर्य की रोशनी को अभी प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि देखिए जो सूर्य की रोशनी इस प्रकार से आएगी, यानी कि वो जो आधा हिस्सा है पृथ्वी का उसको प्रकाशित करेगी, जिसको कि क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर प्रदीप्ति वर्त बोलते हैं। तो वो यहां तक लाइट रहेगी, पीछे अंधेरा रहेगा। अब देखिए यहां पर जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जो है, उत्तरी ध्रुव जो है, अब वो क्या है, सूर्य के बिल्कुल सामने की तरफ है। ये क्या हो गया, सूर्य के बिल्कुल सामने हो गया। इसी प्रकार से देखिए ये कौन सी थी हमारी विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, जिसको कि क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ये अब क्या है, इस प्रकार से है, सेम वैसा ही डायग्राम है। तो यहां पर देखिए जहां तक रोशनी पहुंच रही है, अगर इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, यहां पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके अलावा जहां तक ये प्रकाश यहां पहुंच रहा है, इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहां पर देखिए सेम वही सिचुएशन हो गई, लेकिन यहां पर देखिए फर्क क्या हुआ कि जो हमारा साउथ पोल है ये कहां पर है, अंधेरे के अंदर है, और यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल के ऊपर लाइट है, जो कि कितने महीने तक रहेगी, 6 महीने तक इस प्रकार से बनी रहेगी। जब पृथ्वी वापस घूमकर वहां चली जाएगी तो उससे क्या बनेगा, उससे क्या होगा, उससे फिर से यही सिचुएशन दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। तो अभी तक खाली मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए जो पृथ्वी का जो घूर्णन है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसकी वजह से देखिए क्या हो रहा है, यहां पर दिन और जो रात है उसका यहां पर क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यह बताने की भी कोशिश की मैंने कि देखिए अगर पृथ्वी इस प्रकार से बिल्कुल सीधी होती सूर्य के सामने, तो उससे क्या होता कि देखिए जो आधा हिस्सा है वहां पर क्या रहता कि
दिन और रात क्या होने लग जाते, बराबर होने लग जाते। कि भाई ये जो हिस्सा है सूर्य के सामने है जहां पर रोशनी आ रही है, यहां पर क्या होता कि जो दिन है, दिन यहां पर दिन होता और यहां पर क्या होता, रात होती। तो जो दिन और रात की लंबाई है ना वो बराबर होने लगती। ये दिन है, जब ये हिस्सा घूमकर रात वाला आता तो वहां दिन हो जाता, वहां रात हो जाती। तो इस प्रकार से बराबर होता, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। लेकिन जो डिफरेंस होता है दिन और रात में कि भाई रात लंबी और दिन छोटे या दिन लंबे रात छोटी, वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, अभी जैसे यहां पर आपने देखा कि जो हिस्सा, जो गोलार्ध सूर्य के ज्यादा सामने रहेगा वहां क्या रहेगा, दिन ज्यादा लंबा रहेगा, सूर्य की रोशनी को ज्यादा देर तक प्राप्त करेगा वो। इसके बाद देखते हैं, देखिए इसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाता है कि देखिए सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। सबसे बड़े दिन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो सबसे बड़ा दिन देखिए ये केवल जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भारत के सापेक्ष में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगर बात करें कि भाई भारत के अंदर जैसे कि मान लीजिए 21 जून जो है वो क्या है, सबसे बड़ा दिन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरे विश्व में सेम यही सिचुएशन होगी, वो तो अलग अलग है कि किसी देशांतर या किसी रेखा पर अगर किसी देश का दिन बड़ा है तो उसके दूसरी तरफ हम जाएंगे तो ठीक उसका उल्टा मिलेगा, यानी कि वहां पर क्या होगा, दिन सबसे छोटा भी होगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत को केंद्र में रखकर हम इन चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए अब इनके बारे में बात करते हैं कि सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात वगैरह ये कौन सी होती है। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा है सूर्य। तो ये हमारा सूर्य है। तो यहां पर देखिए सिचुएशन नंबर 1, यहां पर हमारी हो गई पृथ्वी है जो कि अपने अक्ष पर इस प्रकार से झुकी हुई है। तो यहां पर देखिए बात किसकी कर रहे हैं हम, 21 जून। 21 जून यानी कि क्या है, भारत के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा दिन है 21 जून, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए जो ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश, जिसको कि क्या बोलते हैं, विषुवत वर्त बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कि क्या बोलते हैं, कर्क रेखा है। और ये क्या है 23.5 डिग्री जो दक्षिण के अंदर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं। तो यहां पर सिचुएशन ये है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो देखिए सीधा कहां पर पड़ रहा है, सीधा वो कर्क रेखा पर पड़ रहा है। देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो कहां पर आ रहा है, सीधा कर्क रेखा पर पड़ रहा है। इसकी वजह से देखिए क्या है, जो हमारा भारत है वो कहां पर स्थित है, वो आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर लगभग यहां स्थित है। तो कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ रहा है। भारत देखिए इस प्रकार से है, ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर भी है, कर्क रेखा से नीचे तक भी विस्तारित है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है कब, 21 जून को। तो यही कारण है कि भारत के अंदर जो 21 जून है वो सबसे बड़ा दिन होता है और गर्म दिन भी होता है, गर्मियों का मौसम रहता है इस समय, ठीक है, क्योंकि सूरज जो है वो सीधा पृथ्वी पर चमक रहा होता है कर्क रेखा पर, जो कि भारत के अंदर से गुजरती है कर्क रेखा। उसके बाद देखिए ये तो हो गई जून की बात। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मंथ आया जुलाई, उसके बाद फिर अगस्त, उसके बाद देखिए उसके बाद पृथ्वी पहुंच गई यहां, ये टाइम है सितंबर का। तो सितंबर में क्या हो रहा है, यहां पर देखिए पृथ्वी इस प्रकार से है अपने अक्ष पर। तो जो सूर्य की रोशनी है तो वो देखिए कहां पर आएगी, सूर्य की रोशनी की अगर बात की जाए तो देखिए वो पीछे की तरफ से इस प्रकार से आप देखेंगे तो सूर्य की रोशनी जो है वो कहां पर आ रही है, डायरेक्ट ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा है, ये कौन सी हो गई, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां पर देखिए जो सूर्य की रोशनी है वो सीधा विषुवत रेखा के ऊपर यहां पर
गिर रही है, सूर्य की रोशनी यहां पर आ रही है विषुवत रेखा पर। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो दिन रात है उनकी अवधि बराबर होगी। और ये अगर बात करें तो देखिए ये सूर्य की रोशनी यहां पर ये जो सिचुएशन है ये कब बनती है, ये बनती है 23 सितंबर को। 23 सितंबर की घटना है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ही शरद विषुव बोलते हैं, शरद ऋतु या फिर शरद विषुव। विषुव यानी कि दिन रात के बराबर की अवधि। तो ये क्या हो गया, यहां पर शरद ऋतु हो गई। देखिए विषुवत रेखा पर क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है डायरेक्ट। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो क्षेत्र है भारत का, वहां पर इस समय क्या है, ना तो बहुत अधिक गर्मी है और ना ही क्या है बहुत अधिक ठंड है, यानी कि ठीक सा मौसम है यहां पर 23 सितंबर की बात करें। उसके बाद देखिए सितंबर के बाद आगे बढ़े, अक्टूबर हो गया यहां पर, उसके बाद नवंबर आया और उसके बाद देखिए दिसंबर में पृथ्वी पहुंच गई यहां पर। 6 महीने बाद आधा उसने क्या किया, परिक्रमण अपना पूरा कर दिया। तो यहां पर अब आ गई पृथ्वी। तो यहां पर देखिए ये तो हो गया हमारा क्या, विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा है, मान लीजिए ये क्या है, मकर रेखा है। तो यहां पर देखिए अब क्या होगा कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो किस पर गिरेगा, यहां पर, ये यहां थी मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है वो क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को डायरेक्टली एक्सेप्ट करती है। यहां पर सूर्य का जो प्रकाश है वो किस पर आता है, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर। अब देखिए भारत की अगर हम सिचुएशन देखें, अगर भारत की सिचुएशन देखें तो इंडिया कहां रह गया, इंडिया यहां है, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है यहां। तो इसका मतलब देखिए भारत अब कहां चला गया, पीछे की तरफ। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस समय कौन सा मौसम होगा, यहां पर सर्दियां होंगी, क्योंकि देखिए सूर्य के सामने ये नहीं है हमारा भारत, ये कहां पर है, सूर्य के ठीक पीछे वाली दिशा में है। इसका मतलब यहां पर सर्दियों का मौसम है। और ये जो सिचुएशन है ये कब बनेगी, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को ये सिचुएशन हमारी बनेगी। उसके बाद देखिए जब परिक्रमण और पृथ्वी का चलता रहेगा तो इस प्रकार से पृथ्वी और आगे बढ़ेगी। दिसंबर, जनवरी, ये यहां पर जनवरी, उसके बाद फरवरी, फिर यहां देखिए मार्च में जो हमारी पृथ्वी है वो यहां पर आ जाएगी। मार्च में हमारी पृथ्वी आने के बाद क्या होगा, यहां पर देखिए ये इसका पृथ्वी का अक्ष हो गया। उसके बाद ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, और ये क्या है, कर्क रेखा। तो देखिए सूर्य की जो रोशनी है वो कहां पर जाएगी, फिर से सीधा यहां पर जो विषुवत रेखा है वहां पर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, दिन और रात की जो अवधि है वो दोबारा से बराबर होगी। और ये कब होगा काम, ये होगा देखिए 21 मार्च को, 21 मार्च को होगा। तो इस समय भी क्या होगा कि विषुवत रेखा पर जो रोशनी पड़ेगी तो इसका मतलब ना ज्यादा सर्दी का मौसम होगा और ना ज्यादा गर्मी का मौसम रहेगा। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी फिर से घूमकर इसी जो है अपने परिक्रमण पथ के अंदर क्या करती रहती है, गति करती रहती है। तो देखिए इस गति को पूरा करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगा, इसको लगता है देखिए 365 दिन, 365 दिन। उसके अलावा देखिए 0.25 भी कह सकते हैं, या फिर 365 दिन 6 घंटे भी आप बोल सकते हैं, या फिर देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है 365 दिन पूरा 365 से 1/4, इतना टाइम पृथ्वी को यहां पर लगता है। लेकिन देखिए लगभग मान लेते हैं हम कितना समय लगता है, 365 दिन का समय लगता है, यानी कि 1 साल का। तो देखिए ये जो 6 घंटे है यहां पर, ये क्या होते रहते हैं, 4 साल के अंदर 6 घंटे जुड़ते रहते हैं। तो 6 गुणा 4 यानी कि 4 साल में कितना हो गया, 24 घंटे बन गए। तो 24 घंटे बन गए यानी कि 1 दिन बन गया। तो क्या किया जाता है कि 4 साल बाद जो सन चल रहा होता है, जो साल चल रहा होता है, उसके अंदर इस 1 दिन को जोड़ दिया जाता है, और वो जो दिन है वो देखिए 366 दिन का बन जाता है। और ये जो 366 दिन का जो दिन बना है, इसी को ही क्या कह देते हैं, इसी को ही लीप ईयर कह दिया जाता है, लीप वर्ष इसको
कह देते हैं, लीप वर्ष। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो हमारा ये 2020 है, ये क्या है, एक लीप वर्ष है, यानी कि इसके अंदर कितने दिन है, 366 दिन है इसके अंदर। इस प्रकार से देखिए आपको बताना है कि जो अगला लीप ईयर है वो कब होगा। वो कब होगा, 4 साल बाद, यानी कि 2024 के अंदर। तो ये थे फ्रेंड्स देखिए पृथ्वी की गतियां, और गति करने से देखिए क्या परिणाम होते हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो परिक्रमण है, ये जो पूरा समय था, इसको करने में पृथ्वी को 1 साल लगता है। इसीलिए ही जो परिक्रमण है वो क्या है, उसको वार्षिक गति कहा जाता है, यानी कि साल में होने वाली गति। और वहीं बात करें घूर्णन, तो ये क्या है, ये दैनिक गति है। तो इसके अलावा देखिए एक चीज और समझ लें कि देखिए जो मैंने आपको बताया था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि प्रदीप्ति व्रत, जो कि क्या करता है, पृथ्वी को इस प्रकार से 2 भागों में बांटता है कि यहां पर जो सूर्य है, तो इसका मतलब इस क्षेत्र में क्या होगा, यहां पर रोशनी है, लाइट है, और यहां पर क्या है, अंधेरा है। यहां पर अंधेरा है। इसी व्रत को क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति, इसको व्रत कहा जाता है। तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, इस भाग को डिवाइड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो एकदम से यहां आएगा तो क्या होगा कि भाई एकदम तो अंधेरा है, लेकिन उसने जैसे ही पैर रखा तो क्या हुआ, वहां पर अचानक से रोशनी हो गई। ऐसा नहीं होता है। ये देखिए क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश है, कल हमने पढ़ा था देशांतर के बारे में, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो देखिए हमें 6 डिग्री पहले से ही दिखाई देने लग जाता है, 6 डिग्री पहले से। जैसे मान लीजिए कल हमने पढ़ा था देशांतर के बारे में, तो मान लीजिए जैसे कि सूर्य अभी इस देशांतर पर है यहां, तो देखिए जो जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो 6 जो देशांतर होगा, मान लीजिए ये क्या है, 6 डिग्री देशांतर है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो यहां पर हल्का हल्का दिखाई देगा, यानी कि ठीक मात्रा में दिखाई देगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को ट्विलाइट कहा जाता है, ट्विलाइट। इसको क्या कहते हैं, ट्विलाइट कहा जाता है। तो यानी कि 6 डिग्री पहले से सूर्य का जो प्रकाश दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं, ट्विलाइट, या फिर इसी को ही विसरित दीवा प्रकाश, विसरित दीवा प्रकाश, इस घटना को कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, विसरण की वजह से, विसरण यानी कि डिफ्यूजन की वजह से ये चीज हमें दिखाई देती है। कोई आपसे पूछ ले कि सूर्योदय होने से पहले जो सूर्य का हल्का हल्का प्रकाश दिखाई देता है, तो किसकी वजह से होता है, विसरण की वजह से होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्विलाइट कहा जाता है, विसरित दीवा प्रकाश कहा जाता है। अब 6 डिग्री तक ये दिखाई देता है, तो इसको क्या कहते हैं, नागरिक ट्विलाइट कहते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो 12 डिग्री तक भी क्या है कि बिल्कुल हल्का हल्का प्रकाश दिखाई देता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉटिकल ट्विलाइट बोल देते हैं। और उसके बाद जो 18 डिग्री तक देखेंगे कि बिल्कुल जो धुंधला धुंधला प्रकाश दिखाई देता रहता है, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाता है, एकदम से ये फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।